नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो आज की रात कुछ अलग होने वाली है। आज का आसमान कुछ कह रहा है और ये इशारा है चंद्रमा की चाल का, क्योंकि आज है साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण और साल 2025 का अंतिम चंद्र ग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा यानी कि आज ही लगने वाला है और इस दिन श्राद्ध पक्ष की शुरुआत भी हो रही है। तो ये चंद्र ग्रहण शनि की राशि कुंभ और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में लगने जा रहा है और इस दौरान चंद्रमा पर सूर्य, बुध और केतु ग्रह की दृष्टि भी रहने वाली है। साथ ही चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की तरफ संचार करेंगे। ग्रहण रात्रि 9:57 से शुरू होगा और मध्य रात्रि 1:26 पर समाप्त होगा। हालांकि ग्रहण लगभग 2 घंटे तक होगा, लेकिन इसका प्रभाव 2 दिन यानी कि 7 और 8 तारीख तक भी रहेगा। शनि की राशि में लग रहा ये चंद्र ग्रहण देश और दुनिया समेत मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों पर अपना प्रभाव छोड़ने वाला है। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से कुछ राशियों के लिए जहां धन और भाग्य के दरवाजे खुलेंगे, तो वहीं कुछ राशियों को उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका ज्योतिषीय और धार्मिक महत्व क्या है, चंद्र ग्रहण का आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, कितने बजे से शुरू होने वाला है, चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्यों इसे ब्लड मून कहते हैं, क्यों ब्लड मून को लेकर के तरह तरह की भविष्यवाणियां की जा रही है। तो आज रात सिर्फ चांद नहीं बदलेगा, हो सकता है आपकी तकदीर की दिशा भी बदल जाए। हमारे साथ होंगे ज्योतिषाचार्य, धार्मिक गुरु और विज्ञान के जानकार, जो आपको देंगे इस ग्रहण से जुड़ी हुई तमाम जानकारी। ज्योतिष से लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण तक पर हम बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर आज आपके लिए क्या कुछ बदल सकता है। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। डॉक्टर नितिशा ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका न्यूज इंडिया पर। डॉक्टर नीति शर्मा ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर रवि कुमार पूर्व वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। आचार्य पंडित हरीश चंद्र शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भागवत आचार्य भी हैं आप, बहुत स्वागत है सर आपका भी। तो एक एक करके हम मेहमानों का रुख कर रहे हैं और सबसे पहले मैं ज्योतिषाचार्य नितिशा जी आपका रुख कर रही हूँ। डॉक्टर नितिशा, जब हम लाल चांद यानी ब्लड मून की बात कर रहे हैं, ये ब्लड मून का मतलब सबसे पहले तो समझना चाहूंगी कि आखिर इस चंद्र ग्रहण को ब्लड मून से क्यों जोड़ा जा रहा है। ठीक है, उनके पास हम जाएंगे। डॉक्टर नीति शर्मा भी हमारे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर नीति, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब हम ब्लड मून कहते हैं तो इसका आसान भाषा में हम मतलब क्या समझे, क्यों इसे ब्लड मून कहा गया है। देखिए ऐसा है, एक्लिप्स की लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण की स्थिति कब बनती है, साल में 2 बार ये एक कहते हैं एक्लिप्स की साइकिल आती ही आती है, जब 180 डिग्री यानी कि एक सीध में अलाइनमेंट में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी आते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी को और ठीक उसके 15 दिन आगे या पीछे अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, यानी कि सूर्य से जो किरणें चंद्रमा पे पड़ती हैं अब वो नहीं पड़ती हैं। हमारी आंखों का जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसको हम जो रंग हम देख सकते हैं, एक संज्ञा दी जाती है ऑप्टिक्स में विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। वायलेट की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, जो कि ब्लूइश कलर होता है, वो जिसको हम अल्ट्रावायलेट रेज भी बोलते हैं, उसकी और कम होती है। ये रेस क्योंकि चंद्रमा तक पहुंच नहीं पाती है, बीच में पृथ्वी आ जाती है तो ये स्कैटर हो जाती है, जिसको रेले इफेक्ट बोलते हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में यूवी रेडिएशंस और फोटॉन्स की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि हार्मफुल होते हैं, हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। चंद्रमा लाल इसलिए दिखता है क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और इंफ्रारेड रेस और रेड लाइट जो है वो चंद्रमा तक स्प्रेड होके पहुंच जाती है। इसलिए जो कलर आप रिफ्लेक्शन आई वही कलर देखता है, जो ऑब्जेक्ट वो कलर रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा होती है वही चंद्रमा तक पहुंच पाती है, बाकी रेस जो होती है पृथ्वी के बीच में आने से पहले वो वेवलेंथ वहां तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए चंद्रमा लाल दिखता है, जिसको हम ब्लड मून बोलते हैं।
ठीक है डॉक्टर नीति, मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर रवि, मैं आपका रुख कर रही हूँ, आप पूर्व वैज्ञानिक भी रह चुके हैं सर। तो सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्र ग्रहण को हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि अक्सर इसे अंधविश्वास के तर्ज पर या उसी तराजू पर तोल दिया जाता है। हाँ, देखिए, वैज्ञानिक रूप से जैसा अभी डॉक्टर निश ने बताया कि ये केवल एक भौगोलिक घटना है, खगोलिक घटना है, जिसमें कि सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में आ जाते हैं। पृथ्वी सूर्य के बीच में जब आएगी तो चंद्रमा तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी। जी। चंद्रमा जब पृथ्वी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लाइट के सोर्स के बीच में आता है तो अम्बरा और पेनम्बरा बनते हैं। पेनम्बरा जो होती है वो पार्शियली शेडेड होती है और पेनम्बरा और अम्बरा पूरी तरह से फुल्ली शेडेड होता है। तो जब ये बिल्कुल एक सीध में आ जाते हैं तो चंद्रमा अम्बरा में आ जाता है, और इसके कारण सूर्य की जो किरणें हैं, डायरेक्ट किरणें, वह चंद्रमा तक नहीं पहुंचती। लेकिन क्योंकि जो पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर है उसमें से गुजर करके जो स्कैटर्ड लाइट है वो चंद्रमा तक पहुंच पाती है। और जैसा अभी बताया गया कि जो रेले स्कैटरिंग है, इसमें ये लाइट की जो वेवलेंथ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द पावर 4। यानी जो ब्लू लाइट है वो बहुत ज्यादा स्कैटर होगी, वॉयलेट और अधिक होगी, अल्ट्रा वॉयलेट और अधिक होगी, और जो लाल किरणें हैं वो कम स्कैटर होंगी। तो तमाम जो लाइट, जो सूर्य से आने वाली किरणें में सारे कलर थे, सारे रंग थे, वेवलेंथ सारी थी, इंफ्रारेड भी है और अल्ट्रा वॉयलेट भी है। लेकिन इसमें से जो अल्ट्रा वॉयलेट और यूवी है और जो वॉयलेट है, ब्लू है, ये अधिक स्कैटरिंग होने के कारण ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ही रुक जाएंगी, और दूसरी तरफ जो लाल किरणें हैं वो जाके चंद्रमा पर पहुंचेंगी। तो जब अगर बात करें ग्रहण की, तो चंद्र ग्रहण केवल एक खगोलिक घटना है, और उस पे मैं समझता हूँ कि कोई भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए। हाँ, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इस समय अल्ट्रावायलेट किरणें वातावरण में अधिक बढ़ जाएंगी जो नुकसान पहुंचा सकती हैं व्यक्ति को। तो उस लिहाज से हमें संभल के रहना चाहिए। जी ठीक है सर, मैं आपके पास भी लौटूंगी। और अगर डॉक्टर नितिशा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मैम क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? ठीक है, हम उनके पास जाएंगे, अगर हमारे साथ जुड़ती हैं तो उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ भगवताचार्य पंडित हरीश चंद्र शास्त्री जी महाराज भी जुड़े हुए हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी सर कि जब हम धार्मिक तौर पर इस घटनाक्रम का जिक्र करते हैं और इस बार के इस चंद्र ग्रहण को लेकर के बहुत सारी बातें इस वक्त हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, अब खबरें जिस तरीके से प्रसारित हो रही है, यहाँ तक कि खबरों के अलावा जो कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि ये बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो आपने इससे पहले नहीं देखी होंगी। भौगोलिक खगोलिक दोनों तरीके की घटनाओं में ये परिवर्तन लेकर के आएगा। क्या इसमें सच्चाई है सर? जानना चाहेंगे आपसे। बोलूं? जी आचार्य पंडित हरीश जी। जी जी, आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल आ रही है सर। हमारा मंतव्य और वैदिक पद्धति के अनुसार, भागवत के सिद्धांत के अनुसार, यह जो चंद्र ग्रहण है इसकी जो पूर्ण रूप से आज से नहीं, प्राचीन पद्धति के अनुसार, वैदिक संस्कृति के अनुसार भगवान कृष्ण ने भी ग्रहण के समय यज्ञ, पूजा पाठ, अनुष्ठान किए हैं। और भागवत में ऐसा आता है कि ग्रहण के समय पूजा, यज्ञ, मंत्र जाप करना वैदिक पद्धति से बहुत श्रेष्ठकर होता है। और उसी सिद्धांत पर ज्योतिष में अलग अलग राशियों के लिए इसमें अलग अलग क्रम के अनुसार हर राशि को प्रभाव चंद्रमा से, चंद्रमा मन का स्वामी है, फीलिंग का स्वामी है, और यह चंद्र ग्रहण वैदिक पद्धति के अनुसार, भागवत धर्म के अनुसार जो पड़ रहा है, इसमें विशेष तौर पर कुंभ राशि, कर्क राशि, मिथुन राशि और मीन राशि वाले जातकों के लिए अलग अलग प्रकार के प्रभाव, उनकी लाइफ में परिवर्तन की मूवमेंट दिखाई देगी, जिसमें उनकी फीलिंग, उनकी आगे की प्लानिंग बहुत प्रबल होने में, आगे सक्षम होने में सपोर्ट करेगा। जी। सबसे पहले आप बात करें कि ग्रहण का जो एक समय, एक निर्धारित, जब सूर्य और चंद्र, राहु केतु आदि के ग्रह में बीच में मध्य में आते हैं तो ग्रहण की एक उपेक्षा, एक समय बनता है। इसमें सबसे पहले आपको बताएं कि राहु केतु का जो समय था, जिस समय समुद्र मंथन से अमृत निकला,
राहु केतु ने उस समय जो आपका समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत पिया, जी। उसी समय से उन्होंने संकल्प किया कि जब जब चंद्र और सूर्य आदि ग्रह हमारे बीच में होंगे तब तब ग्रहण होंगे। और आज 9:58 से जो ग्रहण का प्रारंभ काल है, वो सभी जितने भी वैदिक संस्कृति को, भागवत धर्म को और ग्रह नक्षत्रों को मानने वाले हैं, जो खगोल भूगोल को मानने वाले हैं, उनके जीवन में या जनमानस के जीवन में अलग अलग प्रकार के इफेक्ट डालेंगे जी। जिसमें सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, कुंभ राशि वाले जातकों के लाइफ में इसका प्रभाव काफी नेगेटिव और काफी उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए उनकी फीलिंग को, उनकी अपेक्षाओं को, उनकी कामनाओं को पूर्ति करने वाला होगा। वृष राशि वाले जातकों के लिए लाइफ में स्ट्रगल, दुविधा पैदा करेगा। साथ में मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का प्रभाव नेगेटिव पड़ेगा, जो उनके क्रियाकलाप, कार्यों की व्यवस्थाओं के लिए बहुत कुछ अप डाउन दिखाएगा। क्योंकि ग्रहण का जो समान, ग्रहण की जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें वैदिक पद्धति का जो नियम है वो यही कहता है कि ग्रहण के समय खाना पीना वर्जित है, ग्रहण के समय सोना वर्जित है, ग्रहण के समय किसी प्रकार का कोई सिलना, कुछ भी काटना वर्जित होता है। और इसमें सबसे अच्छा बात यह है कि इसमें मंत्र जाप, गुरु मंत्र की शिक्षा, वैदिक मंत्रों की शिक्षा, जो भी आपको गायत्री मंत्र आता है, आपको नमः शिवाय आता है, नमक कुछ नहीं, इस मंत्र का आता है, आप उन मंत्रों का जाप करते हैं तो निश्चित आप उसका पुरुष चरण के फल के मुताबिक आपको लाभ मिलता है। जैसे मानो आपने एक अपनी लाइफ में 11 बार मंत्र जपा और ग्रहण के समय आपने 1 बार मंत्र जपा, तो वो आपको कई करोड़ गुना फलदायी होता है। तो इसलिए इस ग्रहण में आप सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भागवत का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, इसका जाप करें और जो भी आपके गुरु मंत्र हैं उनका जाप करें, उनका अनुष्ठान करें, आपके लिए होगा, बहुत शुभ होगा। ठीक है महाराज जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ पंडित ज्ञानेश जी भी जुड़े हुए हैं। पंडित ज्ञानेश जी, मैं आपसे अब जानना ये चाहूंगी कि जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये मंगल का साल है, मंगल ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है, और 9 सितंबर लगते लगते क्योंकि मंगल की ताकत और ज्यादा 3 गुनी हो जाएगी, 9 सितंबर का दिन भी 9, ये साल भी 9 नंबर पे आता है और महीने का भी प्रभाव पड़ेगा। ऊपर से जिस तरीके से बार बार ये परिवर्तन हो रहे हैं कि इस राशि से उस राशि में राहु केतु का इधर से उधर होना, तो इस बारे में मैं थोड़ा सा आपसे डिटेल में समझना चाहूंगी कि कितना खतरनाक विश्व या भारत के लिए हो सकता है। सर, आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा सर। देखिए, मंगल का जो बरस है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 9 नंबर का बरस है जी। लेकिन इसका ग्रहण से जोड़ना ये लोगों के द्वारा फैलाई हुई एक अफवाह है। ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये एक खगोलीय घटना है साइंस के हिसाब से भी, लेकिन हमारे आध्यात्म में इसका विवरण वर्षों पहले दे दिया जाता है। लेकिन ये चंद्र ग्रहण का पड़ना सिर्फ भारत में ही नहीं है, भारत के साथ ये लगभग 18 कंट्रियों में भी साथ में ग्रहण पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण लोगों को मानसिक रूप से परेशान करेगा। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हैं, जिनकी कुंडली में चंद्र ग्रहण है, या जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा नीच राशि के हैं, आप एक चीज नोट करना, आने वाले दिनों में ना क्राइम बढ़ने लगेगा। जो लोग मानसिक रोगी हैं, हॉस्पिटलों में मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ने लगेगी, क्योंकि चंद्रमा मनसो जातो, चंद्रमा मन का मालिक है। हमारे शरीर में भी साइंस कहता है 70 से 75% जल होता है और जल का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है। तो ये व्यक्तियों के ऊपर तो मन को पीड़ा में देगा और देश दुनिया के ऊपर ये संबंधों को खराब करेगा। जैसे आजकल बिहार का चुनाव आ रहा है तो नेता अपनी राजनीतिक स्तर में बाणी पर कंट्रोल नहीं रखेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, यानी कि मानसिक पीड़ाओं में लोगों को उलझा के रखेगा। ठीक है, मैं आपके पास भी लौटूंगी। हमारे साथ डॉक्टर नितिशा जी भी जुड़ चुके हैं, ज्योतिष आचार्य हैं आप। मैम, बहुत स्वागत है आपका। मैम, सवाल ये भी है कि कहा यह जा रहा है कि 1914 का कैलेंडर 2025 में रिपीट हुआ है, महाभारत काल का भी कैलेंडर से इसे जोड़ा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके की गणना महाभारत के समय में हुई थी आसमान में, उसी प्रकार के नक्षत्र
ये जो भाद्रपद जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये तमाम ये जिस तरीके की घटनाएं इस वक्त हम देख रहे हैं, ये इसी वजह से घटित हो रही हैं और इसी वजह से 2025 में इतनी ज्यादा तबाही भरी तस्वीरें हम देख रहे हैं इन दिनों। क्या ये सच्चाई है? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगी। बिल्कुल। तो पहले तो आपके सभी दर्शकों को राधे राधे और पैनलिस्ट को भी राधे राधे, जय मां पीताम्बरा। तो जैसे कि आपने बोला कि ये जो ईयर है वो पहले से रिपीट हो रहा है। पहली बात तो मैं ये क्लियर करूंगी कि कुछ डेज, कुछ घटनाएं वहां पे क्लियर हमें इंडिकेट दे रही है कि वैसी ही हो रही है, लेकिन इस साल और उस साल में ज्यादा स्पेशल क्या है, इसका भी अंतर हमें करना पड़ेगा। देखिए, गुरु अतिचारी थे, ये बात सही है, आज भी गुरु अतिचारी हैं, उस समय भी थे। ग्रहण भी पड़ा था पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का, शनि का मीन राशि में होना, कई कंडीशंस बहुत ज्यादा मैच कर रही हैं। लेकिन इस साल और भी ज्यादा स्पेशल क्या हो रहा है, पहले मैं आपको ये बताऊंगी। ये साल 2025 टोटल नंबर 9 जो मंगल का नंबर है, और मंगल अंक शास्त्र में बहुत बाद में आया। पहले 1 से 8 तक की गणना की जाती थी, और जब मंगल को जोड़ा तो ये क्लियर किया गया कि नई शुरुआत, यहाँ पे कुछ अंत होगा और यहीं से कुछ शुरुआत होगा। और देखिए, 1 से 8 के बाद 9 नंबर अंत की तरफ जाता है और 1 नंबर दोबारा पुनः यहाँ से रिएक्टिव हो जाता है जी। दूसरा, विक्रम संवत 2082 में सूर्य ही राजा सूर्य ही मंत्री, 100 साल के पंचांग में ऐसा नहीं पाया गया, तो ये एक स्पेशल बात थी। तीसरा, अगर इस साल को हम बहुत ध्यान से देखें, गुरु अतिचारी हैं जो महाभारत काल में भी थे, और उस समय 7 वर्ष के लिए थे, इस समय भी 7 वर्ष के लिए। लेकिन अगर मैं गुरु की भी बात करूं, गुरु और शनि का वक्री मार्गी कंडीशन में होना, अगर गुरु वक्री है तो शनि मार्गी है, और शनि अगर वक्री हो जाते तो वो मार्गी हो जाते, तो यहाँ पे वक्री मार्गी की कंडीशन भी चल रही है। एक चीज और बोलना चाहूंगी, पितृपक्ष के बीच में, पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से, पूर्णमासी से, जो माता से, जो भावनाओं से, जो मन से जुड़ा है, और पितृपक्ष का जो सर्व पितृ अमावस्या है, उस दिन सूर्य ग्रहण, यानी पितरों से, हमारे पिता से, हमारे डीएनए से जुड़ा होने के कारण सूर्य ग्रहण उस दिन पड़ रहा है। तो ये साल वैसे भी बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाता है, और जो घटनाएं, आपदिक जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, या जो हवाई घटना हुई, या हमने 2025 में ये सुना कि एक औरत को जला के मार दिया गया सिर्फ दहेज और पैसे के लिए, या फिर नीले ड्रम वाला जो केस, या सोनम हत्याकांड, तो बहुत सी चीजें जो हमें मिल रही हैं वो बहुत अलग भी हो रही हैं, जो कई सालों से हमें सुनने को नहीं मिली है। इसका मुख्य कारण जो मैं यही कहूंगी, पहले तो ग्रहों का तो सारा प्लैनेटरी सिचुएशन भूगोलिक पर, मानव जीवन पर, सब पर पड़ता ही है, लेकिन इसमें एआई जो युग चल रहा है, एआई का, जिसमें हम सोशल मीडिया के प्रति हमारे बच्चे बहुत जागरूक हो गए हैं। आज बॉम्ब बनाना है या कुछ भी करना है तो हम गूगल पे जाते हैं, हर चीज हमें सर्च हो जाती है और हमारे सामने आ जाती है। तो एआई का बहुत तरक्की करना ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी है, और इसका नुकसान भी है जो अभी हमें प्राप्त भी हो रहे हैं, देखने को भी मिल रहे हैं, जो हत्याकांड या जो भी चीजें हो रही है। ठीक है। लेकिन आगे जो इस कंडीशन में बन रहा है वो ये बन रहा है कि रेप कांड, ऐसे बड़े बड़े कांड अभी भी होंगे, हवाई दुर्घटनाएं अभी भी होंगी, या जल से संबंधित जो भी चीजें होने वाली है, सुनामी आना, क्योंकि जल एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव है। और सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लग रहा है, भले ही भारत में ना देखने को मिले, लेकिन सरकार, सत्ता का डगमगाना, या बहुत बड़े बड़े विवाद उत्पन्न करना, या प्रजा का बाहर आ जाना, यानी जनता का बाहर आना, ये सभी कंडीशंस इस ग्रहण के दोष की वजह से, और जो आगे भी, क्योंकि अब भारत की कुंडली में भी मंगल की महादशा शुरुआत होने वाली है, तो ये कंडीशंस आगे बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, मैं आप बने रहिएगा, लौटूंगी मैं आपके पास भी। डॉक्टर नीति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, ज्योतिष आचार्य ही हैं आप। डॉक्टर नीति, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने इस चंद्र ग्रहण के बारे में समझा, 122 सालों के बाद ये संयोग बन रहा है ऐसा भी कहा जा रहा है, तो ये इतना ज्यादा खास क्यों? क्योंकि इससे पहले भी हमने कई दफा चंद्र ग्रहण देखा है, या जब हम सोलर एक्लिप्स की बात करते हैं यानी सूर्य ग्रहण की बात करते हैं वो भी देखा है, लेकिन इसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? ऐसा क्या बदलने वाला है तमाम राशियों के लिए, या फिर तमाम लोगों के लिए, या दुनिया या देश के नजरिए से भी हम देखें तो इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? देखिए, ग्रहण की स्थिति जैसे मैंने बताया वर्ष में 4 बार होती है, 2 बार सूर्य ग्रहण और 2 बार चंद्रमा ग्रहण। ये मतलब एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जो होना ही होना है। इस बार खास क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे केवल 2 ग्रहों को देख रहे हैं कि चंद्रमा पे राहु केतु एक्सिस। एक तो ज्योतिष में एक चीज मैं और बता दूं कि चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य जब एक एक्सिस पे आते हैं उसके साथ साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है
चंद्रमा और पृथ्वी की ऑर्बिट्स हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ नोड बोलते हैं, जिसको ज्योतिष में हम राहु की संज्ञा देते हैं, और नदर्न हेमिस्फीयर में हम नॉर्थ नोड बोलते हैं, जिसको हम केतु की संज्ञा देते हैं। ये भी एक अलाइनमेंट में आता है, जिसको हम शैडो प्लैनेट्स बोलते हैं। जो शैडो एक्चुअली ये जो बन रही है, इसको यही राहु है। अदरवाइज हम राहु को प्रत्यक्ष रूप से नेकेड आई से नहीं देख सकते, क्योंकि वो शैडो है, वो एक कोई मतलब प्लैनेट मैग्नीट्यूड वाला प्लैनेट नहीं है। इस बार क्यों खास है, जैसे कि अभी डॉक्टर नितिशा बता रही थी, एक पहले की गुरु अतिचारी है, दूसरा ये जो ग्रहण है ये कुंभ राशि में बन रहा है, और कुंभ राशि इस समय एक तरफ वक्री शनि जो कि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं उससे द्वादश भाव में, और दूसरी तरफ प्लूटो जो कि यम के देवता हैं वो उससे 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो एक पाप कर्तरी योग बना हुआ है। तीसरा शनि और मंगल जो कि दोनों ही हम अशुभ ग्रहों की श्रेणी में डालते हैं, आमने सामने समसप्तक हैं। जिस समय ग्रहण लग रहा है उस समय वृषभ राशि का उदय हो रहा है, और वृषभ राशि के स्वामी चंद्रमा यानी कि जिस राशि से गोचर करे कुंभ राशि से षडाष्टक योग बना के बैठे हुए हैं। तो काफी ज्यादा, यद्यपि ग्रहण में एक शुभता का कारक ये है कि गुरु की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा और राहु पे। तो इतनी सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और भारत के परिप्रेक्ष्य में एक दशा खत्म हो रही है चंद्रमा की, दूसरी दशा प्रारंभ हो रही है मंगल की 11 सितंबर को। जब एक दशा से दूसरी दशा, जिस समय एक प्रकार से संधि का आप जाते हैं, जब मोड़ देखते हैं तो वहां पे एक लिखा होता है कि आगे मोड़ है, थोड़ी गाड़ी सावधानी से चलाएं। इसी प्रकार ज्योतिष में जब एक दशा अंत हो रही होती है, दूसरी दशा प्रारंभ हो रही होती है, ये एक प्रकार से अलार्मिंग दशाएं होती हैं, काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आती हैं। भारत की कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी मंगल भूमि के कारक है, सेना के कारक है। द्वादश भाव आपके फॉरेन पॉलिसीज को, सप्तम भाव भी उसी को डिनोट करता है, आपके बॉर्डर्स को डिनोट करता है। जिस प्रकार अभी इस ग्रहण के प्रभाव में, और दूसरा ग्रहण क्योंकि चंद्रमा जल तत्व है, हम देख रहे हैं किस प्रकार से वायु तत्व राशि में लग रहा है, आंधी तूफान जल प्रलय चारों तरफ देखने को मिल रही है, भूकंप देखने को मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा स्त्री तत्व को डिनोट करता है, स्त्रियों के प्रति अपराध देखने को मिलेंगे, क्योंकि सप्तम भाव ऑपोजिशन को नोट करता है जिसकी महादशा प्रारंभ हो रही है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बहुत ज्यादा तानाकशी देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सप्तम भाव जनता को भी डिनोट करता है। तो यहाँ पे जनता में विद्रोह की भावना, प्रोटेस्ट की भावना, मंगल अग्निकारक और एक प्रकार से आक्रामक ग्रह है, तो जगह जगह उग्रवादी टेररिस्ट अटैक्स आप थोड़े से माइन्यूट से और देखेंगे देश के अंदर। इंडस वाटर ट्रीटी क्योंकि पानी का कारक है, हम बॉर्डर को भी यहाँ पे देखेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से भारत और पाकिस्तान में विवाद जो सीजफायर लग गया है उसमें और वृद्धि हो सकती है इस ग्रहण के कुप्रभाव के कारण। लेकिन पैरेलली क्योंकि ये ग्रहण भारत के दशम भाव में लग रहा है जो कि कर्म का भाव है, और वहां का स्वामी जो है वो लाभ भाव में शनि बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जो हम फॉरेन नीतियां जो बनाएंगे, नई पॉलिसीज बनाएंगे, वहां पे आप देखेंगे कि हम लाभ की स्थिति बनाएंगे। एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगी, व्यक्तिगत कुंडली में कैसे ग्रह का प्रभाव पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप को शायद हम सब जानते हैं, उनकी खुद की कुंडली में चंद्रमा और केतु की युति एक ग्रहण है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्रमा मन जो है कहीं ना कहीं ग्रसित है, ये लोग फोकस नहीं कर पाते, डिसीजन मेकिंग में इनको दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, जिद्दी होते हैं, टेम्परामेंटल प्रॉब्लम होती है। और आप इस ग्रहण काल में देखें डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट क्या आ रही है। 2 दिन पहले वी हैव लॉस्ट इंडिया, और आज की प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, या हिंदुस्तान और अमेरिका के संबंध अच्छे बने हुए हैं। तो ये जो विवादास्पद जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये ग्रहण काल में ऐसे लोग जिनकी खुद की कुंडली में ग्रहण योग है, या चंद्रमा या राहु या केतु की दशा अंतरदशाएं हैं, विशेष रूप से जो लोग मेंटल एंजाइटी जिनको प्रॉब्लम है, डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, या गर्भवती महिलाएं जिनको हम विशेष रूप से जिक्र करते हैं ग्रहण के दौरान, क्योंकि गर्भ एक बहुत ही सेंसिटिव एक फेज होता है महिला के जीवन में, इमोशनल फिजिकल, उनको काफी ज्यादा स्ट्रेस देखना पड़ता है। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं ये ग्रहण जो है नकारात्मक प्रभाव ज्यादा करेगा, क्योंकि इमोशनल डिसबैलेंस और फोकस जो है उनका नहीं बन पाएगा। ठीक है, आप भी बने रहिएगा मैम हमारे साथ। मैं डॉक्टर रवि आपका भी रुख कर रही हूँ, क्योंकि जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि अब इस तरीके के सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरह जब एस्ट्रोलॉजर्स अपनी बातें रखते हैं और एस्ट्रोलॉजर्स की कही हुई बातों में वो द्वंद्वाभास दिखाई देता है, साइंटिस्ट उसे मानने को तैयार नहीं होते। सर, क्या आप वाकई मानते हैं कि ग्रहण से किसी प्रकार का कोई प्रभाव धरती पर पड़ता है या फिर लोगों के जीवन में पड़ता है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन तब आ जाती है जब हम साइंस और साथ ही धर्म के नजरिए से देखने का प्रयास करने लगते हैं।
तो आपकी क्या मान्यताएं हैं, आपको क्या लगता है, इस बारे में जानना चाहूंगी सर। हाँ सुबह जी, देखिए विज्ञान क्या है, हम पहले ये समझने की कोशिश करें। विज्ञान में हम किसी भी चीज के कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी करके और उसकी क्या उसमें उसके प्रिंसिपल्स क्या है उनको जानने की कोशिश करते हैं। ये विज्ञान का एक पार्ट है। आज अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में भी पूरी तरह से परफेक्शन नहीं आई है। बहुत सारे प्रश्न मार्क हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क भी हैं, जिनके ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर मिलने बाकी है। हम आगे कैसे बढ़ते हैं विज्ञान में? हम जो कुछ हम ऑब्जर्व करते हैं, जो प्रत्यक्ष हमें दिखाई देता है, हम उसको लेकर के चलते हैं, उस पर हम थ्योरी बनाते हैं। एक पोस्टुलेट जिसे कहते हैं हाइपोथेसिस होती है, एक पोस्टुलेशन करते हैं और फिर उसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंटली अगर वो सिद्ध होता है तो वो एक प्रिंसिपल बन जाता है, अगर वो नहीं सिद्ध हो पाता तो उसको छोड़ दिया जाता है। ये हमारे विज्ञान में आगे बढ़ने का तरीका है। अब आप बात करें, मैं नहीं समझता कि ज्योतिष शास्त्र में और विज्ञान में कोई विरोधाभास नहीं है। ये केवल समझने की बात है, खामखाम एक दूसरे को काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों अलग प्रकार के विज्ञान हैं। हमारा ज्योतिष विज्ञान, हमारा ज्योतिष विज्ञान ही नहीं, हमारा पूरा जो गणित शास्त्र है। देखिए भारत में हमने अपने स्कूल में पढ़ा कि पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जब पाइथागोरस ने उसको ढूंढा था, उससे 1000 वर्ष पहले हमारे भारत में पहले से मौजूद थी। बिल्कुल सर। ऐसे मैं आपको अनेकों उदाहरण दे सकता हूँ। हमारे सूर्य सिद्धांत है जिसमें गणित के वो बहुत से प्रिंसिपल, बहुत से ऐसे चीजें दी हुई हैं जो हजारों साल के बाद, जो 20वीं शताब्दी में आके जिनका वैज्ञानिक पता लगा पाए हैं। तो हमारे जो अपना ज्ञान है हम उसको नकार नहीं सकते। हाँ, लेकिन एक बात अवश्य है कि ज्योतिष को पहली बात तो प्रत्यक्ष शास्त्र माना गया है कि हमें जैसा दिखाई देता है। और दूसरी बात यह है कि एक जैसे हम आज मॉडर्न विज्ञान साइंस की बात करें तो एक इंजीनियरिंग में हम ज्ञान को हमें प्रयोग भी तो लाना है। विज्ञान खाली किताबों के लिए नहीं है। हम जब प्रयोग में लाने की बात करते हैं इंजीनियरिंग में, आप देखेंगे तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि आप हर एक चीज को अगर उसका बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल पे जाने की कोशिश करेंगे तो उस विज्ञान का आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एक होता है एम्पिरिकल कोरिलेशन, जो हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है, जहां तक मैं समझता हूं, ये एम्पिरिकल कोरिलेशन पे ज्यादा आधारित है। और इसीलिए हम जैसे बात करते हैं कि चंद्रमा ने ये कर दिया, शनि ने ये खराब कर दिया, ज्योतिष में एक श्लोक आता है, केवलम ग्रह नक्षत्रम न करोति शुभाशुभम सर्वमात्म कृतम कर्मा लोकवादो ग्रह आदि। ज्योतिष का आधार कर्म है, ना कि प्लैनेट्स। प्लैनेट्स दिखाते हैं जो मेरे कर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जी। और उनको कैसा देखना है उसके लिए एक तरह से कोरिलेटिव साइंस बनाई गई है, टेक्निक बनाई गई है। तो हम उस टेक्निक को जितना जानते हैं हम उसको प्रयोग में लाएं उसको, और विज्ञान अपनी जगह चल रहा है, हम उसको समझने की कोशिश करें। दोनों में कोई विरोधाभास नहीं, दोनों को मिलकर चल रहा है। और बेहद खूबसूरत बात आपने ये कही है, क्योंकि वाकई में प्लैनेट सिर्फ ये बताते हैं कि आपके जैसे कर्म है उसी आधार पर आपको उसका फल भी मिलेगा। कर्म अगर अच्छे रहेंगे तो फिर प्लैनेट्स जानबूझ करके आपकी कोई भी दशा या दिशा को खराब नहीं करना चाहेंगे, और प्लैनेट्स को आपसे कोई लेना देना भी नहीं है। तो ये सिर्फ वो गणनाएं हैं जो कि कर्म पर ही पूरी तरीके से निर्भर करता है। सर, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ पंडित ज्ञानेश जी भी जुड़े हुए हैं। पंडित ज्ञानेश जी, एक सवाल इसको लेकर भी बनता है कि जब हम बात शीतलता की करते हैं तो चंद्रमा के साथ में जोड़ते हैं। अभी आपने भी थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र किया था और ये कहा था कि पानी के साथ में सबसे ज्यादा अहम कनेक्शन माना जाता है चंद्रमा का। यहाँ तक कि मैनिफेस्ट जो लोग करते हैं, मैनिफेस्टेशन के लिए भी कहते हैं कि अगर आप पानी को माध्यम बना ले तो वो सबसे ज्यादा आसान होता है। लेकिन इस चंद्र ग्रहण में किस तरीके से लोग अपने चंद्र को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, या जो लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, कहते हैं कि अगर आप मेंटल स्टेट आपका बहुत क्लियर नहीं है तो फिर अग्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि चंद्रमा शांत नहीं है। इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी सर। देखिए, चंद्रमा का प्रभाव मनुष्य के ऊपर सबसे ज्यादा होता है। चंद्रमा मनसो जातो, चंद्रमा मन का कारक है। और साइंस के आधार पर भी समुद्र में जब ज्वार भाटे आते हैं तो वो भी चंद्रमा के प्रभाव से होते हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में जैसे चंद्र और राहु एक साथ बैठे तो इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। और आज उनके लिए सबसे अच्छा मौका है जिन लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रहण है या शनि चंद्रमा का विष दोष है, या जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि नीच राशि के हैं, तो ऐसे लोग जीवन भर दूसरों के फैसलों का इंतजार करते हैं। अपने लिए गाड़ी लेनी है, घर लेना है, छोटे छोटे फैसले भी नहीं ले पाते। दूसरा, ऐसे लोगों के जीवन में ना बड़ा चिड़चिड़ापन, पूरी रात को ये लोग जागे जागे निकाल देते हैं। एक छोटा सा निर्णय लेना इनके लिए मुश्किल होता है। तो ऐसे लोगों को आज जब और तब दोनों करने चाहिए।
चाहे मंदिरों के कपाट बंद हैं, लेकिन मन के मंदिर को खोल करके रात्रि काल में ओम का उच्चारण ना करें, सिर्फ नमः शिवाय पंचोपचार मंत्र, क्योंकि ओम लगाने से बहुत कंडीशनें जुड़ जाती हैं। नमः शिवाय का जाप करें, या फिर इस दिन सबसे ज्यादा शंकर जी की उपासना करें। एक अपनी थाली में चांदी के प्लेट में आप सफेद चंदन के चंद्रमा बना लें, या चावल के चंद्रमा बना लें, या स्टील की प्लेट में बना लें। उन पर अपना ध्यान केंद्रित करके आप अगर जप करते हैं, तो जिन लोगों के घरों में कलेश होते हैं, मेंटली डिप्रेशन में होते हैं, या जो लोग एंजाइटी की दवाई निरंतर खाते हैं, तो उनको एक अलग सी ताकत मिल जाएगी, एक अलग ऊर्जा मिल जाएगी, चंद्रमा का उनको पॉजिटिव प्रभाव मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद यही हम करेंगे कि लोगों तक ये उपाय ज़रूर पहुंचे और वो भी इस उपाय को अपने जीवन में ज़रूर कर ले कि आज अगर किसी भी तरीके से उन्हें लगता है, उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई वहम है, उस वहम को दूर करते हुए, और अगर कोई भी बाधाएं आपके काम में आ रही हैं, तो शायद आप ये अगर प्रयास कर लेते, एक बार इस उपाय को करके देख लेते, तो शायद कुछ परिवर्तन आप भी महसूस करेंगे अपने जीवन में, और अच्छे परिवर्तन की ओर हम इशारा कर रहे हैं। अब मैं साथ ही रुक कर रही हूँ इस बीच आचार्य पंडित हरीश जी, जिस तरह थोड़ी देर पहले आप भी बता रहे थे कि तमाम राशियों पर भी प्रभाव पड़ेगा, लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त चंद्र ग्रहण को लेकर भी डरे हुए हैं। यहाँ तक कि 9 सितंबर को बताया जा रहा है कि जब दिन बदलेंगे और उसके बाद 13 सितंबर को आते आते सूर्य ग्रहण भी लगेगा। तो चंद्र ग्रहण से लेकर सूर्य ग्रहण तक का ये जो समय है, इस समय अवधि में क्या सिर्फ नेगेटिव ही चीज़ें हमें दिखाई देने वाली है, या कुछ अच्छा भी लोगों के साथ होता हुआ दिखेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये जो पीरियड है, इस पीरियड में व्यक्तियों के जीवन में, जैसे आपने विज्ञान के और खगोल भूगोल के नियम सिद्धांत देखे, व्यक्ति के शरीर में 70% पानी की अपेक्षा और पूरे पृथ्वी पर जल तत्व की जो महत्वता है वो बहुत ज्यादा है। और आज जल तत्व के समय में आप देखेंगे जो ग्रहण पड़ रहा है, ये चंद्र ग्रहण है, और ये चंद्रमा का जो तत्व है वो भी जल है। ये माता का कारक कहता है, और माता के साथ साथ पूरे प्रगति के लिए ये जो पीरियड है, अभी इस पीरियड में विशेष रूप से देखा जाए तो अभी उलझने, परेशानियां, दुविधा वाला समय ज्यादा है। इससे निजात मिलने में अभी समय लगेगा, क्योंकि जल की जो मार है वो आप देख रहे हैं भारतवर्ष में अलग अलग बाढ़ के रूप में देख रहे हैं, अलग अलग लोग परेशान हैं। आप विचार करें, जब किसी भी चीज को आप अति सर्वत्र वर्जते, एक्स्ट्रा करते हैं, ओवर करते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं उसकी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप देखते हैं सेव वाटर, सेव ट्री, सेव अर्थ, अलग अलग प्रकार के सिद्धांत हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं। आप पेड़ बचाओ, जल बचाओ, लेकिन कई बार हम अपनी वैदिक पद्धति से, वैदिक संस्कृति से अलग अलग प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अभी जो नक्षत्र का जो प्रभाव है, सतविशा नक्षत्र में यह ग्रहण पड़ेगा कुंभ राशि में, और कुंभ राशि का जो स्वामी है शनि है, न्याय का देवता है, कर्म फलदाता है, और फिर आगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ये ग्रहण समाप्त होगा। 3.5 घंटे का ये ग्रहण है, छोटा मोटा ग्रहण नहीं है। तो आप में विचार करें, इसमें नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिविटी कम है। पॉजिटिविटी कम क्यों है कि जितना जल का प्रभाव है चारों तरफ, वो उसे समेटना, उसे रोकना, उसको अपने दायरे में लाना बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़, समाज के साथ खिलवाड़, देश के साथ खिलवाड़ जहां जहां हुआ है, जहां जहां अति हुआ है, अति सर्वत्र वर्जते, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूक, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना दूध। तो जो वर्षाएं हैं, जो ऋतु हैं, बादल फट रहे हैं, ये सब क्या है? जल तत्व की इतनी क्रांति है, इतना जल है संसार में, पूरे संसार में जल ही जल है, और जल से ही नर से नारायण उत्पन्न हुए, नीर से नारायण उत्पन्न हुए। तो जो आपने खिलवाड़ किया है, जो समाज ने खिलवाड़ किया है जल तत्व के साथ, उस ग्रहण के माध्यम से आज आप देख सकते हैं, और आने वाले समय में अभी भी बचाव की प्रक्रिया या जो नेगेटिविटी है वो ज्यादा है और पॉजिटिविटी कम है। इसलिए अभी व्यक्तियों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और अपनी फीलिंग्स पर, अपने मन पर काबू पाने के लिए इस चंद्र ग्रहण में, पूरे विश्व के कल्याण के लिए इस चंद्र ग्रहण में सबको मंत्र जाप करना चाहिए। और परमात्मा से ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि नर से ही नारायण है, जल से ही नारायण की उत्पत्ति हुई है। संसार में जल ही जल है, कुछ नहीं है। और आज ये चंद्र ग्रहण भी उसका दर्शाता है। सबको एक तरह से
नोटिस देता है कि आप तैयार रहो फ्यूचर के लिए, और अपने जीवन को परिपक्व बनाने के लिए आपको इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इसमें नेगेटिविटी ज्यादा है और पॉजिटिविटी कम है इस पीरियड में। ठीक है, अब आचार्य जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ नितिशा जी भी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर नितिशा, जब हम बात चंद्र ग्रहण की कर ही रहे हैं तो चंद्र ग्रहण में खास तौर पर महिलाओं के लिए भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कहा जाता है कि वर्जित है। जब महिला अगर गर्भवती होती है तो उसके लिए भी ये कहा जाता है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, उस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि आपके साथ दो जीवन हैं, एक खुद आपका और दूसरा जो आपके गर्भ में पल रहा बच्चा है उसका भी, तो उस पर भी कितना ज़्यादा असर पड़ता है। और चंद्र ग्रहण को अक्सर ये भी कहा जाता है कि चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण को कभी भी अपनी आंखों से नहीं देखना चाहिए। तो इस बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हर पुरुष और हर महिला ये जानना चाहती है कि उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, गर्भवती महिलाओं को तो उनकी सास के द्वारा, उनकी माता के द्वारा सब कुछ बताया जाता है कि आप ये मत करिए, वो मत करिए, सोइए मत, पैर पे पैर मत चढ़ाइए या फिर सीधे बैठिए, क्योंकि इस समय हमारे रीढ़ की हड्डी का सीधा होना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए सोने के लिए भी मना किया जाता है। और कई शास्त्रों में अगर हम नींद की बात करें तो ऐसा भी ग्रंथों में लिखा गया है कि जो नींद है वो नए जन्म या एक ऐसी क्रिया है जहां पे हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं और सुबह उठ के जन्म ले रहे हैं। तो एक तो ब्रह्मांड में कोई सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है जहाँ पे चंद्रमा जो स्त्री कारक प्लैनेट है, जो रानी है, जो माँ है, उसको ग्रहण लग रहा है। तो स्त्रियों पर तो देखिए इसका असर पूरा पूरा देखने को पड़ेगा, क्योंकि हमारा मासिक धर्म भी आप देखिए 25 से 26 दिन में समाप्त होता है और चंद्रमा भी 12 राशियों का पूरा एक गोचर तब तक कर लेता है। तो हम तो चंद्रमा से जुड़े ही हुए हैं, इसलिए चंद्रमा का इम्पैक्ट हर स्त्री, हर बच्चे, हर पुरुष पर पड़ेगा, लेकिन हाँ, स्त्रियों पर थोड़ा उसका असर देखने को ज्यादा मिलेगा। अब देखिए, मूड स्विंग्स होना, एंजाइटी, डिप्रेशन होना, ये स्त्रियों को थोड़ा ज्यादा होता है कंपैरिजन पुरुषों के। अब स्त्रियां जो गर्भवती है, जो एक और सेंसिटिविटी से जुड़ी हुई है, क्योंकि गर्भ को धारण करना, एक और जीवन को अपने अंदर चलाना, ये बहुत बड़ी सेंसिटिव बात है। ये जो फेज है बहुत सेंसिटिव है। तो इस फेज में वो जो स्त्री है, जो गर्भवती है, उस पर इसका असर ज्यादा पड़ता है। आप देखेंगे शार्प ऑब्जेक्ट रखने से मना किया जाता है, चाकू मत यूज करो, कैंची मत यूज करो, कुछ काटो नहीं, कुछ सिलो नहीं, क्योंकि आपके मन पर उसका असर होता है। क्योंकि चंद्रमा हमारा मन भी है, इसलिए वो पुरुषों पर भी असर डालता है और स्त्रियों पर भी डालता है। लेकिन जब आप गर्भवती हो, आपका फेज ऐसा है सेंसिटिविटी वाला, तो ऐसे काम ना करिए जो अच्छे नहीं माने जाते हैं, जैसे किसी चीज को जलाना, काटना या किसी चीज को सिलना, जहाँ पे शार्प ऑब्जेक्ट्स हमारे साथ आ जाते हैं। उस समय हमारा मन भी राहु के कारण, क्योंकि चंद्रमा और राहु के कॉम्बिनेशन से ग्रहण लग रहा है, वो ग्रसित कर रहा है चंद्रमा को, यानी हमारे मन को। तो राहु भ्रम को उत्पन्न करता है, जो भ्रम एक गर्भवती महिला के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये मेरा एक्सपीरियंस भी कहता है कि जो चंद्र ग्रहण के बाद जो बच्चे उत्पन्न भी हुए हैं, जहाँ पे उनकी माताओं के द्वारा कुछ गलतियां की गई है, वहां पे वो एग्जाम्पल के रूप में हमें देखने को भी मिले हैं। इसलिए गर्भवती महिलाएं बहुत ध्यान रखें। तुलसी, अगर वो पानी पी भी रही हैं, वैसे तो अगर 3.5 घंटे आप व्रत रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पानी या दवाई लेना भी पड़ता है तो तुलसी दल का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। बाहर ना निकले, उनको अपनी आंखों से ना देखें, क्योंकि हमारी आंखें सूर्य चंद्रमा है, हमारे कुंडली में आंखों को सूर्य चंद्रमा से देखा जाता है, और उनको एक ग्रहण लग रहा है तो इसका असर हमारी आंखों पर वैसे भी पड़ रहा है। और एक ऐसी क्रिया हो रही है जिसका असर नकारात्मक है, वो हमारे जीवन पे और भी नकारात्मक असर डालता है। एक चीज मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगी कि जल से जुड़ी हुई त्रासदियां, चाहे बादल का फटना हो, चाहे बाढ़ आना हो, क्योंकि चंद्रमा जल है 75% हमारी बॉडी पे और धरती पर। और दूसरा, स्त्रियों से संबंधित केसों का उठना, चाहे वो रेप कांड हो या ऐसे जो अभी ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए जला दिया जाना, ऐसे कांड का होना, और सूर्य का ग्रहण आ रहा है, इसमें हमारी राजनीति पे भी उथल पुथल देखने को मिल सकती है, जिसमें प्रजा बहुत ज्यादा ऊपर आकर के वो कर सकती है कि हमें ये वाले अब आंदोलन करें, सड़कों पर उतर आए, ऐसे केसेस भी होंगे। और पाकिस्तान, बांग्लादेश जो हमारे बॉर्डर है, यहाँ से भी संबंधित आतंकवादी हमले अब कुछ दिनों में होने के पूरी संभावनाएं बन रही है। और ये जो ग्रहण है, ये मेदिनी ज्योतिष से देखा जाता है, और ये संभावना इस समय प्राकृतिक आपदाओं से रिलेटेड, चाहे वो भूकंप है, बहुत ज्यादा संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि ये होने के चांसेस बन रहे हैं। जी ठीक है।
इस पर मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी डॉक्टर रवि, क्योंकि जिस तरह सर हम ये सुन रहे हैं अभी कि भौगोलिक घटनाएं भी अभी आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी, यानी कि चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो बाढ़ बारिश जैसे और हालात हो, क्लाउड बर्स्ट की समस्याएं हो। सर इस पे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम मौसम के बदलते हुए मौसम की बात हम करते हैं, इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि वाकई में जब से 2025 में मॉनसून की शुरुआत हुई और उसके बाद से हर किसी ने ये उम्मीद की थी कि गर्मी से राहत मिल जाएगी, थोड़े दिन मॉनसून चलेगा, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन सर हर बार के मुकाबले इस बार कई जगहों पर मॉनसून का रिकॉर्ड टूटा है, यहाँ तक कि भीषण तबाही का मंजर भी हमने देखा है। तो ये घटनाएं इतनी आम क्यों होती जा रही हैं? देखिए, वैसे तो आपका जो प्रोग्राम है इस समय ये ज्योतिष के ऊपर ज्यादा आधारित है। बिल्कुल सर। लेकिन मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं कुछ जानकारी विषय रखता हूं। ज्योतिष के आधार पर भी इस प्रकार की घटनाओं को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, प्रिडिक्ट भी किया जाता है। लेकिन मैं वैज्ञानिक बात पे आना चाहूंगा इसके कि देखिए, हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आज से नहीं, एक समय से करते आ रहे हैं। पूरी पृथ्वी पर वातावरण का जो हमारा तापमान है पृथ्वी का, वो बढ़ता चला जा रहा है। और जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, आपका जो 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 ग्लेशियर्स हैं, जहां बर्फ जमी होती है, 12 महीने बर्फ जमी होती है, अब वो बर्फ पिघलती जा रही है जी। अब आप सोचिए कि जब लाखों टन बर्फ अचानक पिघलेगी और वो पिघल करके फिसल के पहाड़ों से उतर कर नदी नालों में आएगी, झरनों में आएगी, तो बाढ़ें तो अपने आप स्वाभाविक रूप से आएंगी। तो इस प्रकार ये जो मौसम का जो वैज्ञानिक आधार है, ये बहुत अच्छे से स्टडी किया जा चुका है। बहुत इसके पैरामीटर सटीक हम प्रिडिक्ट करने में सक्षम हैं आज, कंप्यूटर्स के माध्यम से, सैटेलाइट्स के माध्यम से। लेकिन साथ में सवाल यह है कि करना क्या है। हम जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। हम अभी भी आज भी प्रकृति के साथ वैसे ही खिलवाड़ करते जा रहे हैं। हम सड़कें काटते हैं। देखिए, पहाड़ी इलाकों में हम जानते हैं कि जब हम मैं अगर बात करूं हमारे अपने देश की, तो हमारे पूरे उत्तरी भारत में जो पहाड़ हैं वो एक कच्चे किस्म के पहाड़ हैं। ये वो पहाड़ हैं जिनके जो ऊपर की जो सतह है इनकी, वो एक सिल्ट से बनी हुई है। जो कीचड़ आके मट्टी का पानी आकर के तह बनाती है, वो तह लेयर पे लेयर जमती जाती है। अब जब पानी आता है और पानी बरसेगा तो ये बहना शुरू हो जाता है। हम जब इसके स्लोप को काट देते हैं, जब स्लोप काटेंगे सड़क बनाने के लिए, तो पूरे का पूरा पहाड़ अनस्टेबल हो जाता है। तो जितने आप सड़कें बनाते जाएंगे इसके अंदर इस पुराने तरीके से, इसका मतलब ये नहीं कि हम सड़क नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर हम उसी टेक्निक से बनाते रहेंगे तो हर साल तबाही बढ़ती चली जाएगी। आप देखिए, आज तकनीक बन चुकी है कई देशों में। हमारे पड़ोस में चीन मुल्क है, उसके जैसे भी हमारे साथ संबंध हो वो एक अलग बात है, लेकिन वहां की सड़कें देखिए, आज वहां पे पहाड़ी इलाकों में ऐसी सड़कें कहीं नहीं बनती। वहां पे एक पिलर खड़े किए जाते हैं, वहां सड़कें बनाई जाती है। सर यानी ये माना जा सकता है कि सर चाहे ज्योतिष के नज़रिए से अगर इसे देखा जाए और धार्मिक नज़रिए से देखा जाए, और जब साइंस के साथ हम इसे जोड़ देते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं, क्या ये उचित होगा कहना कि जानबूझकर लोगों को ऐसी जानकारियां भी दी जाती हैं कि आप इसे ज्योतिष की नज़र से देखिए, धर्म की नज़र से देखिए, शायद उस वजह से भी कुछ चीज़ों से हम अपनी प्रकृति को बहुत ज़्यादा सुरक्षित रख सके, महफूज रख सके, ताकि इस तरीके के भूस्खलन जैसे मामले ना सामने आए, इस तरीके के आपदाएं ना बार बार होने पाए। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो या कुछ भी हो, अगर हम प्रकृति का सर्वनाश करने पर तुल रहे हैं तो प्रकृति भी तो आपका सर्वनाश करेगी ही। तो क्या ये मान्यताएं हम मान सकते हैं? देखिए, हमने अभी बात की, जहां ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष का आधार कर्म है। हम अपने कर्म भी नहीं सुधारने को तैयार हैं। हम खाली ज्योतिष के, हम सोचे मंत्रों में शक्ति है, लेकिन केवल मंत्र यज्ञ करके, यज्ञ भी तो एक प्रकार का कर्म है, मंत्र भी एक प्रकार का कर्म है, लेकिन खाली हमें कब कहां कैसा कर्म करना है वो आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र भी पहले प्रत्यक्ष शास्त्र है। जो कुछ हमें सामने दिखाई दे रहा है, हम उसको तो कुछ गलती को सुधारें। हमारे शहरों में जो नाले हैं, जो पानी का, बरसात के पानी को निकालने के लिए बनाए गए हैं, वो कागजों में उनकी सफाई होती है, वास्तव में वो 20-20 साल तक सफाई कभी नहीं होती उनकी है। तो पानी अपने आप सड़कों पर भरेगा। तो जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, पहले उसको देखें, अपना कर्म सुधारेंगे तो हमारा भाग्य अपने आप बनता चला जाएगा। हमारे पास पृथ्वी में देखिए, प्रकृति ने हमें भरपूर दिया है, दिल खोल के दिया है। प्रकृति में किसी चीज की कमी नहीं है। प्रकृति माँ का रूप है। माँ किसी बच्चे को खामखा परेशान नहीं करती है, लेकिन जब बच्चा गलती करता है तो माँ थप्पड़ भी लगाती है। आजकल हम जो देख रहे हैं, जो हमारे पास जो मौसम के में जो खलबली मची हुई है, जो बाढ़ें आ गई हैं, कहीं कुछ तबाही मची हुई है, ये समझिए कि माँ ने अभी थप्पड़ छोटा सा लगाया है कि भाई समझ जाओ, नहीं तो आगे अभी बहुत मार पड़ने वाली है। बिल्कुल। तो मैं उसको इस प्रकार से देखता हूँ। हाँ, अभी मैं जाने से पहले मैं एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि अभी बात हो रही थी ग्रहण के समय में,
फास्टिंग की, जी व्रत रखने की। देखिए व्रत भी अपने आप में एक कर्म है, व्रत रखना, फास्ट रखना बहुत अच्छा कर्म है। लेकिन मैं कॉशन देना चाहूंगा कि आपने गर्भवती महिलाओं की बात की थी, मैं वैज्ञानिक रूप से मैं कहूंगा कि किसी भी गर्भवती महिला को व्रत नहीं रखना चाहिए। वैसे भी हम अपने शास्त्रों की बात करें, हमारे शास्त्रों में भी गर्भवती महिलाओं को व्रत वगैरह से वंचित रखा गया है। उसका साइंटिफिक आधार भी है कि इस दौरान माता को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सर। थोड़ी देर के लिए भी ऑक्सीजन या ग्लूकोज की कमी ब्लड में होती है तो वो बच्चे की ग्रोथ में एक नेगेटिव एस्पेक्ट कर डाल सकती है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि किसी भी समय किसी भी गर्भवती माता को फास्ट रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, जाप करें, मंत्र करें, अपना ध्यान लगाएं, वो सब अच्छा है, लेकिन व्रत ना रखें। मेरा सर यही एक छोटा अपना सवाल और आग्रह भी होगा। है कि अक्सर ये कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण को या सूर्य ग्रहण को जब भी ग्रहण लगता है तो आप अपनी नेकेड आई से बिल्कुल भी ना देखें। सर ऐसा क्यों, ये मैं वैज्ञानिक तौर पर भी आपसे समझना चाहूंगी, विज्ञान के हाँ, दृष्टिकोण क्या कहते हैं? जी इसका बेशक इसका वैज्ञानिक आधार है। देखिए हम जब चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं, अब चंद्रमा का ग्रहण जो लगेगा वो रात को ही लगेगा ना, वो दिन में तो नहीं लगेगा। जी हम अपनी आंखों को शीशे में देखेंगे तो जो काली पुतली नजर आती है, एक छोटा सा एक है, वो क्या होता है, वो एक लेंस का अपर्चर की तरह है। और ईश्वर ने हमें वो शक्ति दी है कि जितनी लाइट, अगर अधिक मात्रा में लाइट जाएगी, कैमरे का भी जो सेंसर है वो बिगड़ जाता है, हमारी आंख की जो रेटिना है वो जल जाएगी अधिक लाइट में। तो जब लाइट की मात्रा के अनुसार वो अपर्चर खुलता है। अब उसका खुलना बंद होना किस आधार पे है? विजिबल लाइट के ऊपर है। अब इस समय चंद्र ग्रहण के समय, जैसे अभी डॉक्टर नीचे ने बताया था कि इस समय वातावरण में हमारे जो पृथ्वी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट को ज्यादा स्कैटर कर रही है, तो वातावरण में अल्ट्रावायलेट बढ़ चुका है और विजिबल लाइट कम हो चुकी है, हमें अंधेरा लग रहा है। तो हमारी आंखों की पुतली ज्यादा खुलेगी, जब वो ज्यादा खुलेगी तो अल्ट्रावायलेट हमारी आंख में ज्यादा जाएगी। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया कि भाई आप ग्रहण के समय खामखा बाहर मत निकलिए, तो कम से कम निकलिए। गर्भवती महिलाओं को और अधिक कहा गया है कि उसके कारण अगर कुछ आंखों में परेशानी आएगी बाहर। आप देखिए आजकल हमारे पास सब रोशनी है, दुनिया भर की फैसिलिटीज है, टैक्सी में जाएंगे, बाहर बैठ के जाएंगे। आप समझिए उस जमाने, आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले, या आज भी गाँव में देखेंगे तो घर से बाहर निकलेंगे, जंगल झंकार है, छोटे मोटे पगडंडियां हैं, तो ये दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो इस सबको देखते हुए भी ये जो इसका जो वैज्ञानिक आधार है, आंखों में जो हमने कहा है कि ग्रहण को नहीं देखना चाहिए नदियां से, वो यही कारण है कि हमारी आंख की पुतली बहुत ज्यादा खुल जाएगी और जो अधिक मात्रा में अल्ट्रावायलेट जाएगी वो हमारी आंख की जो रेटिना है उसको डैमेज करने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है सर, अब शुक्रिया आपका हमारे सवाल का जवाब देने के लिए। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन अब एक बार मैं रुक करना चाहूंगी पंडित ज्ञानेश जी का भी। पंडित ज्ञानेश जी, जब हम इस दौरान जब भी कोई भी किसी भी प्रकार का ग्रहण लगता है तो इस दौरान एक बात जो सबसे ज्यादा निकलकर सामने आती है, हम अपने बड़े बुजुर्गों से भी अक्सर सुनते आए, तुलसी दल का प्रयोग करें। अभी डॉक्टर नितिशा भी इस बारे में बता रही थी कि तुलसी दल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस समय में माना जाता है। बचा हुआ खाना हो या फिर दूध है या पानी क्यों नहीं है, तो ऐसे में उसे अगर हम फेंक नहीं सकते, उसमें अगर तुलसी का एक पत्ता भी डाल देते हैं तो वो अशुद्ध नहीं होता। इसके पीछे की मान्यताएं क्या है सर? देखिए, जैसे अभी हमारे आदरणीय रवि कुमार गुप्ता जी कह रहे थे कि जब भी ग्रहण पड़ता है उसकी किरण यानी कि नकारात्मकता पृथ्वी पर हर जगह पड़ती है। तो जो खाने पीने की चीजें हैं, जैसे अन्न, आटा हो गया, दूध, दही हो गए, ये दूषित ना हो, तो ऐसी शक्ति कुसा, या तो आप अपने कच्चे भोजन में कुसा रख दें या आप तुलसी दल रख दें, तो उसको फिर दूषित नहीं माना जाता है। तो ये आप ग्रहण से पहले कर सकते हैं। और आप अपना जैसे दूध बचा हुआ है फ्रिज में कल के लिए, या दही है, या फल रखे हुए हैं, या ऐसी चीजें हैं जो 1 से 2 दिन में खराब होती हैं, आटे में भी अगर आप कुसा या फिर आप तुलसी दल रख देते हैं तो फिर हमारा आध्यात्म कहता है कि उसके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं आता है। साथ में ये जो ग्रहण है ये सच में पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानव जाति के लिए बहुत बुरा है। 15 दिन के बाद दूसरा ग्रहण आ रहा है और हमारे यहाँ कहते हैं 1 मास 2 ग्रहण, राजा मरे या सैन, यानी कि राजा और प्रजा दोनों के लिए ये बहुत पीड़ादायक है। साथ में अभी गर्भवती बहनों की बात चल रही थी, हमारे बीच में डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता जी ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि भोजन कर सकते हैं, लेकिन विज्ञान ये भी कहता है
कि ग्रहण काल के समय पर व्यक्ति की पचाने की जो क्षमता है वो बेहद कमजोर पड़ जाती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि आध्यात्म रीति से कहते हैं कि भोजन इस समय ना करें या लिक्विड चीजों का इस्तेमाल करें। मैं गर्भवती बहनों के हमेशा फेवर में रहा हूं, माता बहनों के लिए हमेशा समर्थन में रहा हूं। हाँ, उनको समय से दवा लेना चाहिए, उनको जूस फल इत्यादि खाते रहना चाहिए, लेकिन उनको हैवी भोजन करने का हमारे शास्त्रों में वर्जित बताया है कि जिससे उनका पाचन ना बिगड़ जाए, क्योंकि खगोल में कोई भी घटना होती है उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। जी ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूँगी डॉक्टर नितिशा जी आपका, क्योंकि डॉक्टर नितिशा अभी आपने बहुत सारी बातें हमें इससे पहले भी बताई, लेकिन इसमें ये भी सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुबह सवेरे जब ये पूरी तरीके से चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके बाद लोगों को क्या करना है? क्या वो उठने के साथ ही जब लोग जैसे फ्रेश हो लेते हैं या ब्रश कर लेते हैं तो उसके बाद वो क्या सीधे चाय नाश्ता कर सकते हैं, या फिर पहले उन्हें अपना शुद्धिकरण करना होगा, पूजा पाठ करना होगा और उसके बाद ही वो किसी भी तरीके का भोजन ग्रहण कर पाएंगे? देखिए, शास्त्रों में जो वर्णित है वो तो ये भी कहा गया है कि जैसे ही ग्रहण खत्म हो वैसे ही हमारा शुद्धिकरण, स्नान इत्यादि, घर को गंगा जल से छिड़कना, इनफैक्ट पानी से धोना, बाहर उसको लीपना, ये सब हो जाना चाहिए। लेकिन ये रात्रि का समय है, ये सबके लिए उचित नहीं रहेगा। और महिलाओं के लिए, जो गर्भवती हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ऐसा ना किया जाए। लेकिन सुबह उठ के नदियों में, सरोवर में अगर इनका स्नान किया जाए, क्योंकि वो बहता पानी है, बहते पानी में बैक्टीरिया नहीं किसी भी तरह से टिक सकते, तो बहते पानी में अगर स्नान किया जाए, और जो लोग नहीं जा सकते वो अपने घर में भी अगर स्नान करके ही अपनी पूजा पाठ करके सूर्य देवता को जल चढ़ा के, और देखिए पितृपक्ष शुरू हो रहा है, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, उनका तर्पण करते हुए, पीपल के पेड़ को सींचते हुए, क्योंकि पीपल का पेड़, श्री हरि विष्णु जी ने कहा है कि वृक्षों के में, पीपल के वृक्ष में मैं हूं, और हमारे सबसे पहले जो पुरोहित है, जो पितृ है, वो श्री हरि विष्णु ही है। उसके बाद दान वगैरह करने के बाद, क्योंकि दान का विशेष महत्व है, जप का, अध्यात्म का, दान का विशेष महत्व है कि जब ग्रहण शुरू हो रहा है तो आप जप करें, साधना करें, क्योंकि आपकी जो साधना है, आपकी जो जप है, वो एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं, सारे पोर्टल खुले हैं, आपकी सारी एनर्जी वो देवीय शक्तियों तक जा सकती है। तो ये वो समय है जिसका साधक, तंत्र मंत्र से रिलेटेड जितने भी साधु महात्मा है, साधक है, वो इसका विशेष महत्व जानते हैं। और आपने कई बार मूवीज में या कई जगह ऐसा सुना भी होगा कि आज चंद्र ग्रहण है तो आज ऐसा होगा, आज वैसा होगा। ये सब चीजें सच है, क्योंकि आज के दिन पोर्टल खुल जाते हैं। तो जप करिए, साधना करिए और दान जरूर करिए, क्योंकि चंद्रमा को ग्रहण लगा है, तो चंद्रमा से रिलेटेड चीजें दान करिए। उसमें राहु भी थे, राहु से रिलेटेड चीजें दान करिए। शनि की राशि में लग रहा है, कुंभ राशि में, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, बहुत विशेष राशि है, और शनि की राशि, कुंभ राशि में ग्रहण अच्छा नहीं माना जाता है। और नक्षत्र के हिसाब से भी शतभिषा से शुरू होके पूर्व भाद्रपद पर वो खत्म हो रहा है। सबसे ज्यादा टाइम वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में दे रहा है। एक तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी अतिचारी शनि की राशि, और शनि जिस राशि में है वो मीन राशि, वो भी गुरु की राशि, वो भी अतिचारी। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनती है, आप दान जरूर करिए, दाल, चावल, आटा, जो भी आप दान कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाय या कुछ ग्रहण करते हैं, ये सही नियम है। उसके बाद अगर जो बीमार हैं, जो बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो अपना जैसे उनको उचित लगे, अपनी तबीयत के हिसाब से वो वैसा करें। उनके लिए कोई भी नियम नहीं है, ना व्रत का, ना इन सब चीजों का, उनके लिए कोई नियम नहीं है। लेकिन जो स्वस्थ हैं, जो पुरुष और स्त्रियां सही है, वो इन नियम को अगर फॉलो कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो वही कहते हैं ना कि हमें उनके दुष्ट प्रभाव भी झेलने को मिलते हैं। जी, और मैं रवि जी के साथ बिल्कुल मानती हूँ, डॉक्टर रवि के साथ, कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि कभी भी स्त्रियों को, जो गर्भवती हैं, उनको भूखा नहीं रहना चाहिए। तो वो जो फल वगैरह, खाना बना के ना खाएं उस समय, लेकिन अगर आप फल वगैरह या और जो चीजें ले सकते हैं जो पहले से ही कुक्ड है, अगर आप वो खा लेती हैं, स्पेशली फल खा ले या व्रत से संबंधित कुछ खा ले, तो बहुत अच्छा रहे। जी ठीक है, आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। मैं अब इस बीच पंडित हरीश जी, अब मैं आपका रुख कर रही हूँ। अभी जिस तरीके से हम चर्चाएं कर रहे हैं चंद्र ग्रहण को लेकर के, ऐसे में हमने ये भी जाना कि आखिर
महिलाओं को क्या करना है, या फिर अगर ग्रहण काल जब समाप्त होता है तो तमाम लोगों को क्या करना चाहिए। लेकिन इस बीच में ये भी आपसे समझना और जानना चाहूंगी कि क्या इसका प्रभाव किसी तरीके से उन लोगों पर कैसा पड़ेगा अगर किसी ने भी ग्रहण को देख लिया, क्योंकि मान्यताएं तो यही होती हैं ग्रहण के समय में कि आपको देखना नहीं चाहिए क्योंकि उसकी नकारात्मक शक्ति आप पर सबसे ज्यादा हावी हो जाती है। इसमें कितनी सत्यता है और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए ग्रहण काल में सबसे पहले चंद्रमा के ऊपर अगर आप चंद्रमा देख रहे हैं, आपकी और चंद्रमा की दृष्टि एक दूसरे को देख लेते हैं तो इसका दोष लगता है। और भागवत में ऐसा नियम आता है कि चौथ का चंद्रमा भगवान ने देखा था तो उन्हें कलंक लगा, उनको दोष लगा। हम तो मनुष्य हैं और उस नियम में हमारे लिए तो बहुत सारी चीजें, परंपराएं, बहुत चीजें वर्जित हैं, क्योंकि ग्रहण के समय अगर हम चंद्रमा को देखते हैं तो उस समय हमें ध्यान देना चाहिए जो हमने वस्त्र पहने हुए हैं उन वस्त्रों को हमें विसर्जित कर देना चाहिए। और अगर आपने चंद्र ग्रहण देखा है और चंद्र ग्रहण के समय आप बाहर निकले हैं, आपके ऊपर उस समय का जो प्रभाव है वो नेगेटिव है, तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ना आए, आपकी लाइफ में कभी उसका नेगेटिव प्रभाव ना हो। हर व्यक्ति के लिए, हर राशि के व्यक्ति के लिए बचाव है उनकी माँ, क्योंकि माता का स्वामी चंद्रमा है। और जैसा आपने कहा और जैसा भी चर्चा चल रही थी। ठीक है सर, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मुझे आपको बीच में ही रोकना पड़ रहा है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए, हमारे दर्शकों तक आपके तमाम जवाब पहुंचे हैं। और डॉक्टर नीतिशा जी हमारे साथ, ज्योतिषाचार्य जुड़ी, बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर नीति शर्मा ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ी, डॉक्टर रवि कुमार पूर्व वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े, आचार्य पंडित हरीशचंद्र शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े, भागवत आचार्य पंडित ज्ञानेश महाराज जी आप जुड़े। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात को रखने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।